हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, इससे पहले के सेशन में हमने कैश बुक के 18 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम 19 से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं 19th एमसीक्यू। सो 19th एमसीक्यू इज़ ए चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट विल बी रिकॉर्डेड। एक चेक जो हमें रिसीव हुआ और उसी दिन हमने उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, वो आप कैश बुक में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। सो दोस्तों, कैश बुक हमने की थी, आपको याद है कि 2 कॉलम हम डेबिट साइड में, 2 क्रेडिट साइड में बना देते हैं। अगर डिस्काउंट का हो तो हम 3 बनाते हैं। तो अगर हमें कोई चेक रिसीव हुआ और हमने सेम डेट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कस्टमर का नाम लिख देते हैं जिससे हमें चेक आया और उसको बैंक में रिकॉर्ड कर देते हैं। सो जो चेक हमें जिस डेट को मिलता है अगर हम उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारी क्योंकि रिसिप्ट साइड है तो इसको डेबिट साइड में हम बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। सो ऑप्शंस आर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है, या कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक है उसके कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है। बोथ द कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, दोनों कॉलम है, और नन ऑफ द अबव। सो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि हमने जो भी हमें चेक मिला हमने बैंक कॉलम में उसको रिकॉर्ड किया। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है, कैश कॉलम में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि कैश कॉलम में हम सिर्फ कैश जो हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। बोथ द कैश एंड बैंक कॉलम नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड्स ट्रांजैक्शन तब आती है जब कॉन्ट्रा एंट्री हो। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हमने बैंक से कैश निकाला ऑफिस के लिए या बैंक में कैश डिपॉजिट, ऑफिस का कैश बैंक में डिपॉजिट किया। सो राइट आंसर इज ए, यानी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं 20th। द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज ए कॉन्ट्रा एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कब मानते हैं? तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? जो दोनों साइड रिकॉर्ड होती है, कैश बुक की डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। तो एक कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है? तो ऑप्शन हैं ए विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज़ के लिए। बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड, हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ और हमें बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सी कैश ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, हमने कैश ऑफिस से बैंक से निकाला ऑफिस यूज़ के लिए। और डी नन ऑफ अबव। तो मैंने अभी बताया कि कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है? जब हम ऑफिस बैंक से पैसा निकालते हैं ऑफिस यूज़ के लिए। सो सी इज़ द राइट आंसर। पहला जो था ए कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो सिंपल ड्राइंग्स आता है, उसमें हमारे कैश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, उसको हम ड्राइंग्स लिखते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट, ये हमारा पहला एमसीक्यू इसी के ऊपर बेस्ड था कि चेक हमें रिसीव हुआ और हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी भी कॉन्ट्रा नहीं बनेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 21 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर कैश बुक। इनमें से कौन सा है जो कैश बुक के लिए करेक्ट नहीं है? इट इज़ ए डुअल बुक। डुअल बुक मतलब ये 2 बुक्स को मिलकर एक बुक बनाते हैं हम, जैसे कैश का भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं और बैंक वाले भी। सो इट इज़ ए डुअल बुक। इट इज़ ए जर्नलाइज लेजर, बी ऑप्शन इज़। तो ये जर्नलाइज लेजर भी है क्योंकि ये जर्नल और लेजर दोनों के पर्पस फुलफ़िल करती है, क्योंकि मैंने बताया था कि कैश बुक जो होती है इसमें हमें जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं उनकी आपको जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसका सीधी लेजर बना सकते हो। तो ये जर्नल का भी काम करती है और लेजर का भी, क्योंकि आप सीधा वो ट्रांजैक्शन जो है वाउचर से सीधा आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो। तो ये जर्नल भी है और लेजर भी है क्योंकि टी अकाउंट में बनती है, सो इट इज़ ए लेजर। तो ये भी इसका आंसर है। इट रिकॉर्ड्स लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करती है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसने कहा था इसमें से कौन सी ऑप्शन नहीं है, ये लाइबिलिटीज़ कैश बुक और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड नहीं करती। सो दिस इज़ द ऑप्शन जो कैश बुक में नहीं आती। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैश बुक। इनमें से कौन सी आइटम है जो कैश बुक में हम इंक्लूड नहीं करेंगे? देखिए दोस्तों, परचेज़ कर रहे हैं हम 10,000 में गुड्स, तो हमारी कैश को डिक्रीज़ करेगी, मतलब पेमेंट हो रही है, ये तो आएगी कैश बुक में। सेल कर रहे हैं तो कैश हमारा इंक्रीज़ होगा, ये भी कैश बुक में आएगी। रिसीव कैश फ्रॉम सलमान, ये भी हमारी कैश को इफेक्ट करेगी, कैश इंक्रीज़ करेगी, ये भी आएगी। क्रेडिट सेल, तो ये क्रेडिट सेल जो है ये इसमें नहीं आएगी, क्योंकि जब हम उधार में कोई चीज़ बेचते हैं तो उसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती, और जब कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो हम उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। सो डी इज़ द राइट आंसर कि ये कैश बुक में इंक्लूड नहीं होगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री इज़ रिकॉर्डेड इन, कॉन्ट्रा एंट्री हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो ऑप्शन आपके पास है डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, डी, ए एंड सी। देखिए दोस्तों, जो कॉन्ट्रा एंट्री है इसमें मैं आपको बता दूं ये बड़ा डाइसी सा आंसर है इसका। डाइसी इसलिए है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है
उसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं बनती। और जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम। ये स्टेट बोर्ड के सिलेबस में बनता है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ कैश और बैंक कॉलम बनता है, अब डिस्काउंट कॉलम नहीं बनता। तो ये इसमें से कोई भी हो सकता है। अब डबल कॉलम कैश बुक जो है उसमें भी काउंटर एंट्री रिकॉर्ड हो सकती है अगर हम कैश और बैंक कॉलम से बना रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई में सिर्फ डबल कॉलम कैश बुक बनती है, ट्रिपल नहीं बनती, तो उसमें तो काउंटर एंट्री आएगी। ठीक है। और स्टेट में तीनों बनती हैं, तो कैश, बैंक और डिस्काउंट, उसमें भी काउंटर एंट्री आ सकती है। तो अब आपको ये ऑप्शंस पे देखना है, आपको जो एग्ज़ाम में ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से चलना है। अगर आपको एग्ज़ाम में ऑप्शंस दी हैं डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो आपने ट्रिपल कॉलम पे ही क्लिक करना है। आपको जो आंसर आपका रहेगा दैट विल बी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आपको सिर्फ उस बुक का आंसर, उस बुक के ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन देख के आपको आंसर देना है। अगर ऑप्शन में 3 कॉलम कैश बुक नहीं है तो आपको डबल कॉलम पे क्लिक करना, अगर 3 कॉलम है तो फिर 3 कॉलम पे ही आपको वो टिक कर देना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए बुक इन विच कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस आर साइमल्टेनियसली मेंटेन इज़ नोन। ऐसी बुक जिसमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो आंसर्स यहाँ पे जो दिए हैं, फर्स्ट इज़ सिंपल कैश बुक, बी इज़ सिंगल कॉलम कैश बुक, सी इज़ डबल कॉलम कैश बुक, डी इज़ नन ऑफ दीज। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो एक बुक जिसमें दोनों कॉलम बनाए जाते हैं, सिंपल कॉलम कैश बुक मतलब जिसमें सिंगल कॉलम बनाया जाता है, बी सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक होती है जिसमें हम कैश और बैंक कॉलम दोनों बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों बनाए जाते हैं वो होती है डबल कॉलम कैश बुक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ when a check of customer is returned dishonored the customer account will be। अगर हमें किसी कस्टमर से चेक मिला और हमने उस चेक को, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो कस्टमर अकाउंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैश बुक की नहीं बात हो रही, कस्टमर के अकाउंट की बात हो रही है। तो कस्टमर का अकाउंट क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हमें एक चेक मिला, ठीक है, तो अगर चेक मिला तो हम जनरल क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट टू कस्टमर, ठीक है। अब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब हो गया कि हमारे पास कैश नहीं आया, बिकॉज मान लो उसके अकाउंट में पैसा नहीं था तो उसका चेक बाउंस हो गया, जिसको हम कहते हैं डिसऑनर्ड भी। तो वो डिसऑनर हो गया तो वो कस्टमर अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो जब हम कोई चेक रिसीव करते हैं तो कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, आपने देखा क्रेडिट। लेकिन जब ये चेक डिसऑनर हो गया तो कस्टमर अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि हम ये चेक उस कस्टमर को फिर वापस कर देंगे। तो कस्टमर अकाउंट वहाँ क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो आंसर की में इसका आंसर क्रेडिट दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट तब होता है जब हम उससे चेक रिसीव करते हैं, और डेबिट कब होता है? जब वो चेक डिसऑनर हो जाता है। तो कस्टमर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो राइट आंसर इज ए, मतलब डेबिट। ठीक है। नेक्स्ट इज कैश अकाउंट इज रिलेटेड टू। कैश अकाउंट किससे रिलेट करता है? ये तो आप सबको पता होगा। पर्सनल अकाउंट में तो किसी के नाम की ट्रांजैक्शंस, राम श्याम, किसी का भी कोई नाम हो। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में किसी बिजनेस के नाम की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस लॉसेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, इनकम गेंस की होती हैं। रियल अकाउंट में एसेट्स की ट्रांजैक्शन। तो कैश हमारा एसेट है, तो कैश अकाउंट रिलेटेड टू रियल अकाउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन। अगर हम गुड्स क्रेडिट में यानी उधार में खरीदेंगे तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऑप्शन ए इज सेल्स बुक। सेल्स बुक में हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिखते हैं, तो ये आंसर गलत है। आंसर बी इज कैश बुक। कैश बुक में भी ये नहीं आएगा, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट यानी उधार पे। तो मैंने कहा था कैश बुक सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है, चाहे कैश आया या हमसे गया। तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने उधार में खरीदी है। सी इज़ परचेज बुक। तो परचेज बुक वो होती है जिसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेज रिकॉर्ड करते हैं। जितनी भी कैश की परचेजेज हैं वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हो, और जितनी क्रेडिट परचेजेज हैं वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सो राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट आर रिकॉर्डेड इन। बैंक जो अपने चार्जेस या बैंक जो इंटरेस्ट लेता है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं?
क्योंकि बैंक चार्जेस लेता है या बैंक इंटरेस्ट देता है या फिर लेता भी है, तो वो हमारे सीधे बैंक, क्योंकि बैंक के अकाउंट से कटते हैं, हमारे बैंक बैलेंस से कटते हैं, तो सीधा हमारे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होते हैं, कैश कॉलम में रिकॉर्ड नहीं होते, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट हमारे अकाउंट से ही काट लेता है या बैंक अपने चार्जेस हमारे बैंक बैलेंस से ही काट लेता है। सो इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमारे बैंक बैलेंस पे आता है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कॉलम इन सिंपल कॉलम कैश बुक ऑन कैश ईच साइड, मतलब एक कैश बुक जो होती है उसमें हर साइड में कितने कॉलम होते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास 3, 4, 5, 6, तो उसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला आपको याद है डेट के लिए, दूसरा पर्टिकुलर्स के लिए, तीसरा जनरल फोलियो के लिए, ठीक है, सॉरी लेजर फोलियो के लिए, और चौथा आपका कैश का कॉलम होता है। ठीक है, 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और कैश का कॉलम। सो इसमें सिर्फ 4 कॉलम होते हैं। राइट आंसर इज बी। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ऑनर इज़ रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। अगर ऑनर ने कुछ कैपिटल लगाई तो कैश बुक की कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगी। तो सिंपल आपको मैंने बताया था कि ये रिसिप्ट साइड है कैश बुक की, ये पेमेंट साइड है। जब ऑनर कैपिटल लगा रहा है तो बिजनेस के लिए वो रिसिप्ट है, तो हम इस तरफ लिखते हैं टू, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू कैपिटल, ये आपको याद होगा। तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड हुई, डेबिट साइड में। सो राइट आंसर इज डेबिट साइड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन। कैश डिस्काउंट किस पे अलाउ करते हैं हम, ऑन डैश रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस आर लमसम, प्रॉम्प्ट, कैश, नन ऑफ दी। सबसे पहले कैश डिस्काउंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैश डिस्काउंट होता है जब आप किसी को कोई कैश देते हो, उसका लिया हुआ पैसा या उससे गुड्स खरीदी थी, आप वापस उसको पैसा दे रहे हो या फिर ले रहे हो, तो उस समय हम कोई डिस्काउंट जो किसी को देते हैं या फिर लेते हैं वो कैश डिस्काउंट है। और वो किस लिए दिया जाता है कि किस दूसरे को मोटिवेट किया जा सके कि विद इन टाइम वो पेमेंट करे, और अगर वो टाइम से पहले पेमेंट करता है तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं या फिर हमें कोई डिस्काउंट दे देता है, उसी को कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ये कब दिया जाता है, इसके आंसर ऑप्शन हैं लमसम पेमेंट जब की जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट की जाए, कैश में दी जाए, नन ऑफ दिस। तो कैश डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हमें कोई कैश डिस्काउंट, कैश की पेमेंट तो करेगा, लेकिन कब क्यों दिया जाता है कि अगर वो प्रॉम्प्ट यानी टाइम से पहले, ठीक है, टाइम से पहले अगर पेमेंट करे तब हम उसको जो डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स ऑफ द कैश बुक। जो ऑफिस इक्विपमेंट हमने परचेज किया उसको हम कैश बुक की किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शंस आर डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी तो दिया नहीं है, नन ऑफ दीज, ये सी, 3 ही है इसमें ऑप्शन, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड है, नन ऑफ दीज। तो हम उसको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये रिसिप्ट की साइड होती है डेबिट, ये पेमेंट की। जब हमने ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा, ठीक है, तो पेमेंट हुई, इसका मतलब हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिख देंगे बाय ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट जब हम परचेज़ करेंगे तो कैश बुक की कौन सी साइड में वो रिकॉर्ड होगा, वो होगा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड। सो राइट आंसर इज बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 34th इज पोस्ट डेटेड चेक इज़ कंसिडर्ड एज। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कौन सा होता है, जो आपको रिसीव हुआ लेकिन जो रियलाइज़ होगा जो डेट उस पर लिखी गई है। मान लो अगर आज आपको कोई चेक मिलता है लेकिन उसकी जो डेट है चेक के ऊपर लिखी गई, मान लो वो 4 दिन के बाद की है, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट डेटेड चेक, कि ये पेमेंट आपको बैंक से 4 दिन के बाद मिलेगी। तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ए कैश, कैश तो नहीं है क्योंकि अभी तो आपको पेमेंट उसकी नहीं मिली, बोनस बैलेंस भी नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल और कैश रिजर्व। सो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, कि ऐसा पैसा जो हमें रिसीव करना है फ्यूचर में। तो पोस्ट डेटेड चेक का पैसा जो हमें फ्यूचर में रिसीव करना है उसको हम बोलेंगे अकाउंट रिसीवेबल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इंडिकेट्स। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हमें क्या बताता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैश बुक में एक कैश कॉलम बनता है, एक बैंक कॉलम। कैश का जो कॉलम है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो यानी उसकी डेबिट साइड बड़ी होती है, लेकिन बैंक कॉलम की कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो यहाँ पे वही बोला है कि क्रेडिट बैलेंस, तो आप ये चीज़ हमें इसे समझ आ जानी चाहिए कि अगर क्रेडिट बैलेंस की बात हो रही है तो कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, तो हम बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का में है, मतलब अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है कैश बुक की, तो वो क्या इंडिकेट करती है, ये पहले भी बता चुका हूँ, वो बैंक बैलेंस इंडिकेट नहीं करती। बैंक बैलेंस तब इंडिकेट करती है जब डेबिट बैलेंस हो।
कैश एट बैंक भी इंडिकेट नहीं करेगी, तब कैश एट बैंक का मतलब यही होगा कि अगर डेबिट बैलेंस बड़ा हो। बैंक ओवरड्राफ्ट इंडिकेट करेगी कि आपने बैंक से ज़्यादा पैसा निकलवाया। ये लास्ट सेशन में भी हमने इस पे डिस्कशन की थी। तो बैंक का जब भी बैलेंस ज़्यादा होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा वो बैंक ओवरड्राफ्ट इंडिकेट करेगा, मीन्स कि आपने बैंक से पैसा ज़्यादा निकाला हुआ है पेमेंट करने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड। जो हमें डिस्काउंट मिलता है, अगर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो दोस्तों डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। और पेमेंट हम कहाँ पे करते हैं? क्रेडिट साइड में। ठीक है, जैसे हमने किसी को पेमेंट की, सपोज डेविड को हमने पेमेंट की और उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो दोनों ही जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और जो डिस्काउंट हमें मिला वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड? पेमेंट साइड। आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गए। तो इतने ही थे आज के। अब नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट आपका है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप इसको तैयार रखें टॉपिक को, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे लेके आऊँगा। कोशिश करेंगे इसको सारे ख़त्म करने की, या जितने भी हो सके कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।